Hello everyone, welcome you all in my next video lecture. In this video lecture we are going to discuss about the components, elements or aspects of staffing. Okay, so as in our previous lecture we have discussed about the meaning of staffing, the features and importance of staffing as well as the staffing process. So in this video lecture we will discuss the components, the elements and the aspects of staffing. So basically there are three elements, or you can say that components or aspects are staffing. So what are they? Let's see one by one. Okay, number one is recruitment. Number one is recruitment. Okay, so one should know that what is the recruitment. So in a very layman language, in very simple language, basically the term recruitment means hiring or inviting, not hiring basically, but it means inviting more and more applicants to apply for the job. ठीक है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि भैया आओ हमारे कंपनी में जॉब पोजीशन खाली है और एप्लीकेशन भरो. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट. ठीक है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंसिस्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू फाइल देयर एप्लीकेशन और टू सबमिट देयर रिज्यूम फॉर द वैकेंट पोजीशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब देखिए अब इसके फायदे क्या होते हैं. ठीक है, रिक्रूटमेंट के फायदे समझिए. रिक्रूटमेंट का फ़ायदा आपका ये है कि हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट में जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगे तो उतना ज़्यादा कंपनी के पास क्या होगा, उतना ज़्यादा कंपनी के पास आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे मतलब क्या कि कंपनी के पास उतने लोग होंगे कि अब इतने लोगों में से कंपनी को अपने डिज़ायर्ड वर्क के लिए जो है लोगों को छांटना है. तो रिक्रूटमेंट को हम सिंपल बोलते हैं रिक्रूटमेंट इज. What is recruitment? Recruitment is a process through which company motivates, company insists more and more people to apply for the job, for the vacant position. Okay, so this is the meaning of recruitment. And the second element is selection. Your second element, your second aspect, your second component is selection. Okay, so in selection, listen carefully. Okay, as you know that recruitment is inviting more and more application, and the recruitment is a positive process. Okay, I have also discussed in my previous lecture that what is recruitment is a positive process, but selection is a negative process. Selection क्या होता है? selection हमारा negative process होता है. negative process क्यों होता है? क्योंकि selection में हम छटनी का काम करते हैं. छटनी का काम मतलब क्या? हम छांटते हैं, हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं. मतलब जो एप्लीकेंट्स हमारे नॉर्म्स, हमारे रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स या फिर हमारे रिक्वायर्ड स्किल से अगर उनकी CV, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस मैच नहीं करेगा तो हम उनको जो है अपनी कंपनी में जॉब के लिए आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमको छांट देंगे, हमको जो है वापस घर भेज देंगे. तो इसीलिए सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है. ठीक है, बेसिकली सिलेक्शन इज एन एलिमेंट और इन सिलेक्शन जनरली द कंपनी searches or selects the appropriate personnel, the right person to fill up the vacant job position. ठीक है, जो खाली जगह जॉब पोजीशन जो पड़ी हुई है उसको फिल करने के लिए जो है जो राइट बंदे की जो खोज होती है, तो वो खोज हमारी कहाँ पूरी होती है? सिलेक्शन में. ठीक है, डिफरेंट तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, काफ़ी तरीके के राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं. तो तब जाके मतलब जो बंदा इन सभी इंटरव्यू राउंड्स को पार कर लेगा तो उससे ही जो है सिलेक्शन में लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग. ठीक है, जो आपका थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका ट्रेनिंग. ठीक है, तो ट्रेनिंग में बेसिकली अब आपने बंदे को सेलेक्ट कर लिया है. ठीक है, जब आपने बंदे को सेलेक्ट कर लिया तो भाई उसे बताओगे ना कि उसे क्या वर्क करना है. तो उसे क्या वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है और क्या क्या वर्क प्रोसेस करना है. अब वो कंपनी के बारे में इतना तो जानता है कि कंपनी में वर्क करना है, लेकिन उसे इतना थोड़ी ना पता है कि कंपनी जो है किस तरीके का वर्क परफॉर्म करेगी. तो जब आप इन चीज़ों को जो है उस बंदे को सिखाओगे तो ये चीज़ आपकी किसमें फॉल करती है? ये चीज़ आपकी फॉल करती है ट्रेनिंग में. ठीक है, और ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है. अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है एक एक करके क्या मतलब ब्रीफ और एक्सप्लेन्ड वे में देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट. तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में.
अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने अपना पहला एलिमेंट पिक किया और पहला एलिमेंट है हमारा रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उन सभी के स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जैसे हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो रिक्रूटमेंट में हमने इतना देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, इंसिस्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इज नोन एज रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट आपका प्रोसेस है, ठीक है, रिक्रूटमेंट जो आप करते हैं कंपनी में, ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। व्हाट आर दे? और टू टाइप्स। व्हाट आर दे? नंबर वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड नंबर टू इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। मतलब जब कंपनी अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को, जब कंपनी क्या करती है, अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को इंटरनली ही फुलफिल कर लेती है। मतलब कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से किसी एम्प्लॉय को उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए हायर कर लेती है। तो इस टाइप के रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट को थोड़ा सा आप डेफिनेशन में समझिए कि इसमें क्या होता है, द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय द कंपनी बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पहले से ही जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उन सभी एम्प्लॉयज़ को ही यूज़ करके कंपनी जब अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट हमारा जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको केवल एक अच्छे से समझिए कि इंटरनल क्या होता है कि जब कंपनी जब कंपनी अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को अंदर ही, मतलब जो एम्प्लॉयज़ उसके पास है उन्हीं से अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लेती है, तो वो हमारा इंटरनल है। और जब कंपनी बाहर से लोगों को हायर करती है, जब कंपनी जनरल पब्लिक में से लोगों को हायर करती है और हायर करने के बाद अपने वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल करती है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ओके। सो आई थिंक सो दैट यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस टू टॉपिक। इंटरनल मतलब कंपनी ने अंदर के ही बंदों को हायर कर लिया, मतलब अंदर के ही बंदों से जो कंपनी पहले से ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय पहले से ही कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को यूज़ करके या फिर उन एम्प्लॉयज़ से जो है वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लिया, तो ये मेरा क्या है? इंटरनल रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और जब कंपनी बाहर से, मतलब कंपनी के बाहर से लोगों को हायर करके वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब हमने जब रिक्रूटमेंट टॉपिक उठाया है तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है हमारा वो कितने टाइप का है वो देखिए, ठीक है। मैं यहाँ से टॉपिक ले लेता हूँ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट हमारा जो होता है, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। इंटरनल रिक्रूटमेंट हमारा जो है ये भी जो है दो टाइप का होता है। नंबर वन है मेरा ट्रांसफर और नंबर टू है मेरा प्रमोशंस। एक मेरा ट्रांसफ़र है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का मेरा एक सोर्स ट्रांसफ़र है और दूसरा सोर्स मेरा प्रमोशन है, ठीक है। ट्रांसफ़र क्या है, प्रमोशन क्या है, इसको हम लोग एक एक लाइन में ही समझते हैं। पहले आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, फिर मैं इसको जो है बोर्ड पर राइट कर दूँगा आपके लिए, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इसके डेफिनेशन को याद करना, ठीक है। देखिए, अब जब मैं ट्रांसफ़र के बारे में बात करता हूँ, तो ट्रांसफ़र मतलब कि एक एम्प्लॉई को किसी एक कंपनी से उठा के, मतलब कंपनी अगर डिफरेंट जगह पे है, जैसे सपोज करिए कि इफ़ अ पर्सन लाइक मी इज़ वर्किंग इन बैंक ऑफ अमेरिका, अगर मेरे जैसा बंदा किसी एमएनसी में, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका जैसे एमएनसी में अगर वर्क कर रहा है, तो बैंक ऑफ अमेरिका जो एमएनसी है, तो वो आपके इंडिया में 3 जगहों पे है, ठीक है। एक अहमदाबाद, एक आपका गुड़गांव और एक है चेन्नई में, ठीक है, और एक मुंबई में भी है बेसिकली उसके चार ब्रांचेज हैं इंडिया में। तो अगर मुझे गुड़गांव वाले ब्रांच से उठा के, मुझे दिल्ली वाले ब्रांच से उठा के अगर मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, मुझे मुंबई भेज दिया गया, मेरी जॉब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुई, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा।
यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। व्हेन अ पर्सन और व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द कंपनी टू अदर ब्रांच। समझिए, व्हेन अ पर्सन और एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द कंपनी टू अदर ब्रांच ऑफ द कंपनी without change in his authority, responsibility and salary, this shifting or this change of branch is known as transfer। ठीक है, मतलब किसी एम्प्लॉय को एक ब्रांच से उठा के आपने दूसरे ब्रांच में भेज तो दिया, उसकी अथॉरिटी में कोई चेंज नहीं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं, उसके सैलरी में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे उसका क्या हुआ, ट्रांसफर। यहाँ पे उसका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो हम ट्रांसफर को डिफाइन कर सकते हैं, नो चेंज इन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी। और जॉब डेजिग्नेशन और पोस्ट हम बोल सकते हैं बेसिकली, और पोस्ट। ठीक है, मतलब ट्रांसफर हम कब करते हैं, जब किसी एक व्यक्ति को हम एक ब्रांच से उठा के दूसरे ब्रांच में भेज रहे हैं, उसके पावर में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके सैलरी में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसके पोस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर। सपोज दैट अगर मैं किसी एमएनसी में लोन एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा हूँ, मैं क्या वर्क कर रहा हूँ, लोन एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क कर रहा हूँ, तो मैं जो है गुड़गांव में भी लोन एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करता था, और मैं मुंबई भी अगर कंपनी मुझे ट्रांसफ़र कर दे तो मैं वहाँ भी लोन एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करूँगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसफर। यहाँ पे ना ही मेरी पावर चेंज हुई, ना ही अथॉरिटी चेंज हुई, ना ही सैलरी चेंज हुई, ना ही मेरा पोस्ट चेंज हुआ। ठीक है, बस चेंज क्या हुई, जगह चेंज हुई कि भाई कंपनी ने मुझे उठा के गुड़गांव से भेज दिया मुंबई में। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांसफर है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसका, प्रमोशन का, ठीक है, तो प्रमोशन में समझिए, प्रमोशन हमेशा सुना होगा ये वर्ड, प्रमोट हो गया। ठीक है, प्रमोट हो गया मतलब क्या, प्रमोशन मिल गया मतलब क्या, कि पहले से ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब जिस लेवल पे वो बंदा या जिस लेवल पे वो पर्सन पहले वर्क कर रहा था, अब वो जो है उस लेवल से वन लेवल अप हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन में क्या होगा भाई, प्रमोशन में यही होगा कि तुम्हारी सैलरी चेंज हो जाएगी, चेंज क्या हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, जॉब डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा, तुम्हारी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारा स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट में जब किसी एक एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन चेंज होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, सैलरी बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रमोशन। जैसे मैं अगर एक लोन एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क कर रहा था, तो अब मुझे एक लोन एडमिनिस्ट्रेटर से जो है सीनियर टीम मेंबर बना दिया गया। मतलब मैं पहले एक टीम मेंबर था, अब मुझे टीम मेंबर से सीनियर टीम मेंबर बना दिया गया, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, इंक्रीज इन अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी, और पोस्ट। और पोस्ट मतलब कि पोस्ट अगर आपका बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अगर आपका पोस्ट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। मतलब इंक्रीज इन पोस्ट में मान लूँ तो पोस्ट बढ़ गया तो ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ पर भी वही समझिए कि मतलब ना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी में चेंज नहीं हुई तो पोस्ट भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के दोनों टाइप्स, दैट इज ट्रांसफर और प्रमोशंस। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, अब इसके क्या है, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। चलिए जल्दी एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज इसका क्या है, पहला एडवांटेज है इकोनॉमिकल। ठीक है, कंपनी को ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते हैं, कंपनी को न्यूज़पेपर, सेलफोन्स, वेब पब्लिशिंग, इन सब में जो है कंपनी को खर्चे नहीं करने पड़ते हैं, तो कंपनी की बचत हो जाती है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल इन नेचर होता है।
दूसरा मोटिवेट्स एम्प्लॉय, मतलब सीधी सी बात है कि जब एम्प्लॉय को पता होगा कि मतलब उसका करियर डेवलपमेंट होगा, उसको नए नए रूल्स असाइन किए जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है एम्प्लॉय के माइंड में ये मैसेज जो है फीड कर देता है कि अगर इसी कंपनी में रहेंगे तो आज नहीं तो कल जो है मुझे बेटर से बेटर जॉब पोजीशन मिलेगा। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन काम करता है, ये एक तरीके का मोटिवेशनल फैक्टर है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेटेड होंगे, हमेशा जो है अच्छा वर्क करेंगे। फिर लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। अब एम्प्लॉयज़ जो है, जो भी एम्प्लॉय है उसको पहले से ही पता है कि कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, तो उसके ट्रेनिंग में जो है ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे। फिर इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब कि जैसे अगर प्रमोशन कर दिया जाएगा एम्प्लॉय का, तो उससे क्या होगा कि इससे उसको नया रोल सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इससे एम्प्लॉय का क्या होगा, इससे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। फिर लास्ट है आपका लेस चांस ऑफ टर्नओवर। देखिए जब एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि नहीं भाई कंपनी में उनके लिए स्कोप है, तो वो क्या कंपनी को छोड़ के जाएंगे, डेफिनेटली वो कभी भी कंपनी को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी, ये हमारे क्या है, ये हमारे एडवांटेजेस हैं। अब हम मूव करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज देखिए तो पहला डिसएडवांटेज है नो फ्रेश टैलेंट। सीधी सी बात है कि कंपनी में कोई भी फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, जब तक कंपनी में कोई बाहर से एम्प्लॉय नहीं आएगा तो कंपनी में क्या फ्रेश टैलेंट आएगा, डेफिनेटली कंपनी में फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। दूसरा है लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल, मतलब जब जो है लोगों को, मतलब जब कंपनी को जो है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही चूज़ करना है, तो कंपनी के पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंपनी के पास भी लिमिटेड ऑप्शन ही अवेलेबल होगा। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, चलो भैया जो पिछले 5-10 साल से जो कंपनी वर्क कर रही है उसके लिए तो बहुत ठीक है, बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कंपनी अभी अभी स्टैब्लिश करी है, नई है, तो क्या उसके लिए सही चीज़ है? नहीं भाई, ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर लोगों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, सॉरी नॉट इस चैप्टर, मैं इस लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर इस लेक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेच किया तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग अ पॉज हियर, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। Moving forward in this video lecture, and in this video lecture we will discuss about the external recruitment, ठीक है। तो जब external recruitment के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा है कि जब कंपनी बाहर से लोगों को हायर करेगी, जब कंपनी के अंदर से नहीं बल्कि कंपनी के कैंपस से बाहर से लोगों को हायर करेगी, तो इस फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब भाई इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो समझ लो बाढ़ ही आ जाएगी। इसके लगभग आप मान के चलिए कि 8 to 10 टाइप्स हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हैं। हम लोग जितने टाइप से डिस्कस कर लें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल में मतलब कि कंपनी के पास तमाम ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनल था तो कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, इंटरनल में केवल कंपनी के पास 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था ट्रांसफ़र करना और दूसरा ऑप्शन था प्रमोशन करना, ठीक है। तो यही 2 ऑप्शन जो है कंपनी के पास अवेलेबल थे। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में कंपनी के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, कंपनी के पास बहुत ऑप्शंस हैं। कंपनी किसी भी ऑप्शन के थ्रू जो है लोगों को हायर कर सकती है, लोगों को इनवाइट कर सकती है कंपनी में इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सबसे पहला इसका जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेथड है, आप एक करके मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है मेरा डायरेक्ट कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बेसिकली नॉट कैजुअल कॉलर्स, इट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में समझ लीजिए कि मतलब अगर कंपनी को जो है पियोन, क्लर्क या वॉचमैन टाइप के लोगों को ज़रूरत है या फिर अनस्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो कंपनी का गेट होगा उसके बाहर एक नोटिस पेस्ट कर देगी कि दैट वी आर हायरिंग फॉर पियोन, क्लर्क, वॉचमैन एक्सेट्रा, मतलब कि हम लोग जो है पियून या क्लर्क के लिए या फिर मतलब वॉचमैन के लिए हम लोग किसी बंदे को रखना चाहते हैं, तो आप जो है आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जनरली जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, जैसे स्वीपर हो गया, पियून हो गया, ठीक है, क्लर्क का तो चलो फिर भी
एक बार एग्जाम्पशन मान भी ले कि उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो स्वीपर हो गए, जो पियून्स हो गए, जो वॉचमैन हो गए, तो इनके लिए हमको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो इनको कंपनी जो है डायरेक्टली केवल एक कंपनी जो है अपने बोर्ड पर नोटिस छिपा के जो है जो ऐसे लोगों को हायर कर सकती है, ऐसे एप्लीकेंट को जो है इन्वाइट कर सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? व्हेन अ कंपनी पोस्ट या व्हेन अ कंपनी पेस्टेस its information regarding the vacancy for the unskilled jobs like peons, sweeper, watchman, etc. by pasting a notice over its gate. This form of recruitment is known as direct recruitment. Okay, second case मेरा क्या है? second case है मेरा casual call. कैजुअल कॉलर्स क्या है? आप ये समझिए कि ऐसे बहुत से कॉलर्स होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम कंपनी में फ़ोन करके पूछते रहते हैं क्या कंपनी में किसी तरीके का कोई भी जॉब पोजीशन खाली है, क्या कंपनी में किसी भी तरीके की कोई भी वैकेंसी है। तो ऐसे लोगों का कंपनी क्या करती है? ऐसे लोगों का कंपनी जो है रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है, उनका फ़ोन नंबर, उनका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है। और फ्यूचर में अगर कंपनी को कभी ज़रूरत लगती है और कंपनी के पास ऐसे किसी एम्प्लॉय का नंबर है कि जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल है, रिक्वायर्ड नॉलेज है, रिक्वायर्ड वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो कंपनी डायरेक्ट उसको कॉल कर लेती है। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स में समझिए देयर आर फ्यू एप्लीकेंट्स और फ्यू जॉब सीकर्स हु रेगुलरली मेक कॉल्स इन द कंपनी टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर एनी वैकेंट पोजीशन रिक्वायर्ड टू देयर स्किल और नॉलेज, एंड व्हेन so at that time the company note down their number and address, and at the time when the company found that there is any vacancy related to that particular person requirement, so at that time the company contacted that person. ठीक है, मतलब अगर कंपनी को लगता है कि जिसने कॉल किया था उसके लायक कंपनी के पास कोई जॉब है, तो कंपनी जो है उस पार्टिकुलर पर्सन को वापस जो है कॉल करती है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट को हम लोग कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, फिर आप तीसरा समझिए, तीसरा है आपका मीडिया एडवर्टाइजिंग। मतलब अब लोगों को तो मीडिया एडवर्टाइजिंग के बारे में तो बताने नहीं है। अब आप लोग तो खुद इतने स्मार्ट हो, ठीक है, इंटरनेट वगैरह तो मतलब सभी लोग एक्सेस कर रहे हो। बेसिकली आप जब इस लेक्चर को ही देख रहे हो, तो इसी लेक्चर को जब आप देख रहे हो तो आप जो है मीडिया के ही थ्रू इसको देख पा रहे हो। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो मीडिया एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? मीडिया एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी इंटरनेट पे अपने जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए जब नोटिस देती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मतलब मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स पे, मतलब इंटरनेट पे जब कंपनी अपनी वैकेंसी को रिलीज़ करती है तो इसको हम बोलते हैं मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका मान के चलिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज समझिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे जो मतलब जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू बहुत सारे लोगों ने स्किल सीखा था, तो उनका बायोडेटा जो था वो गवर्नमेंट जॉब एक्सचेंज के, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिट का जॉब एक्सचेंज ऑफिस था या जॉब पोर्टल ऑफिस था, वहाँ पे सबमिट था। तो बेसिकली कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जब उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं या मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, तो कंपनी क्या करती है? उस जॉब पोर्टल या उस जॉब पोर्टल ऑफिस से कांटेक्ट करती है और वहाँ से उस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा जो है फैक्स करती है और फिर उन्हें कॉल करती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जनरली हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका बायोडेटा मौजूद होता है और कंपनी जो है इन जॉब एक्सचेंजेस के पास जाके, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के पास जाके उनका डेटा मतलब फैच करके जो है निकलवा के जो है ईजिली उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स।
प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट में आप समझिए कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज होती हैं जो एक कंपनी के लिए हायर करती हैं, ठीक है। मतलब कंपनी जो है अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी एमएनसी है, तो उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं होगी कि वो जो है बैठ के वर्कर्स को हायर करे। तो ऐसे में वो कंपनी क्या करती है, कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज को, ठीक है, कुछ ऐसे लोगों ने अपनी खुद की कंपनी चालू कर रखी है जो जॉब दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो मीडिएटर का काम करते हैं जॉब सीकर्स और जॉब रिक्वायर्ड के बीच में, मतलब कि जो एप्लीकेंट्स हैं और कंपनी के बीच में जो मिडिल मैन का काम करते हैं, जो बिचौलिए का काम करते हैं, उनको कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो जनरली कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को अपने जॉब पोजीशंस, जो वैकेंट जॉब पोजीशंस है, उसे फिल करना होता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करती है और ये प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है वो कंपनी के बिहाफ पे जो है एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं और उनको जो है सेलेक्ट करके कंपनी को रिकमेंड करते हैं कि हमने आपकी तरफ से इस पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट किया है और अब आप जो है इसको अपने यहाँ रख सकते हैं, या थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी या थोड़ी बहुत और पूछताछ के साथ आप इसको अपने यहाँ रख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप किसी कॉल सेंटर पे वर्क करने जाएंगे, किसी एमएनसी के कॉल सेंटर पे वर्क करने जाएंगे, तो ऐसी बहुत सी एमएनसीज हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं लेती हैं, वो जो है थर्ड पार्टी वेंडर को जो है हायर कर रखा है और वो थर्ड पार्टी वेंडर जो है कंपनी के लिए पर्सन का इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद वो थर्ड पार्टी डिसाइड करती है कि क्या ये पर्सन परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो फिर वो थर्ड पार्टी जो है, मतलब वो प्लेसमेंट कंपनीज या प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को आगे कंपनी को रिकमेंड करती है दैट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन वी फाउंड फॉर योर कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंपस प्लेसमेंट। अब कैंपस प्लेसमेंट के बारे में क्या बताना, अब आप जब क्लास 12 को पास आउट करके अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, फाइनल ईयर में जाओगे, तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी कंपनीज आएंगी। आपने सुना भी होगा कि आपके दीदी भैया मतलब जिनको जो है कैंपस में ही प्लेसमेंट मिल गया। तो बेसिकली होता ये है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी होती हैं तो वो डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो है सीधा कॉलेजेस में ही पहुँच जाती हैं और वहाँ से वो फ्रेश टैलेंट उठाती हैं। वहाँ से वो देखती हैं कि क्या मतलब कि यहाँ पे कितने ऐसे हमारे फ्रेश माइंड्स हैं कि जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। मतलब जब कंपनी डायरेक्ट कॉलेजेस में जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जैसे BHU में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे फाइनल ईयर में TCS कंपनी आई थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसने जॉब ऑफर करी थी। वो जॉब थी कलकत्ता में और जो कि मेरे हाउस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे था, इसी वजह से मैंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। तो बेसिकली होता है ऐसे ही कि जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको फाइनल ईयर आते आते तक आपको जो है कोई ना कोई कंपनी हायर करने के लिए आ जाएगी, ठीक है। सो जब कोई भी कंपनी किसी कॉलेज में जाती है फ्रेश टैलेंट को हायर करने के लिए तो इसको हम बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ये अभी बहुत क्या बोला है, रिकमेंडेशन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन है क्या, रिकमेंडेशन और रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको पता है कि यार मेरे फैमिली में एक बंदा तो ऐसा है कि जो इस कंपनी के लिए काम कर सकता है, क्यों ना मैं जो है बात करके अपने मैनेजर से बात करके मैं उस बंदे को यहाँ लगा दूँ, अपने भाई को यहाँ लगा दूँ, अपने फ्रेंड को यहाँ लगा दूँ। तो इस तरीके का जो भी होता है, मतलब क्या, देखिए अगर आप किसी एमएनसी में वर्क कर रहे हो, किसी अच्छी जगह पे वर्क कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको जानने पहचानने वाले लोग आपको जरूर कहेंगे कि मेरी भी जॉब लगा दो, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको जानने पहचानने वाले लोग जरूर ये बात आपसे कहेंगे कि कहीं ना कहीं मेरी भी जॉब लगा दो, मुझे भी सेटल करा दो, मुझे भी जॉब करनी है, तुम्हारे साथ जॉब करनी है, एक्सेट्रा चीज़ें जो है आपके साथ होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे समझिए रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में आपका होता ये है कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो है मैनेजर्स को बताते हैं। अगर उनके नॉलेज में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है तो वो क्या करते हैं, वो जो है मैनेजर के नॉलेज में इस बात को लाते हैं कि उनके नॉलेज में एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो इस जॉब के लिए परफेक्ट है या
वो इस जॉब को या टास्क को जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो पुराने एम्प्लॉयज़ के सजेशन पे जब कंपनी किसी नए फ्रेश टैलेंट का इंटरव्यू लेती है तो इस टाइप के रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, लास्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये है, ये लास्ट नहीं है, अभी और नहीं है, 2-4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स समझिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे लोग जिनके नॉलेज में मैनुअल लेबर्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप समझिए कि मैनुअल लेबर्स मतलब क्या, कि जैसे अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है या फिर रोड कंस्ट्रक्ट कराना है या ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराना है, तो आपको जो है इन सभी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत है, लेबर फोर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास जो है इतने लेबर फोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करोगे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जिसके नॉलेज में जो है बहुत से मैनुअल लेबर्स मतलब डेली वेज वाले लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है और वो ईजिली आपको जो है वर्कफोर्स प्रोवाइड कर देगा कि ताकि आप अपने वर्क को ईजिली कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है, चलिए ये आपका 8 हो गया, फिर मैं 9 पे आता हूँ। 9 पे है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। कभी कभी कुछ एमएनसीज या कुछ गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उनका जो है पोस्ट अगर निकलता है, वैकेंट पोस्ट होता है, तो वो उसको एडवर्टाइज करने का जो है टेलीविज़न पे भी इसके बारे में लोगों को बताती हैं कि इस कंपनी में इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी आई है जिसका इतना सैलरी है और इतने वर्किंग आवर्स की शिफ्ट है। तो जब कंपनी टेलीविज़न के थ्रू अपनी वैकेंसी को लोगों के बारे में मतलब लोगों को इन्फॉर्म करती है तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इस फॉर्म को हम कहेंगे एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। ठीक है, फिर आपका एक और फॉर्म है, वो है वेब पब्लिसिटी। वेब पब्लिशिंग समझिए तो वेब पब्लिशिंग अगेन सेम थिंग कि इंटरनेट के जरिए जब आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसिस्ट करते हो कि लोग आपका जो वैकेंट जॉब पोजीशन उसके लिए एप्लीकेशन फाइल अप करें, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। ठीक है, बेसिकली आपके लिए ये 10 ही बहुत है। यहाँ पे एक और 11 जो है तो वो है फैक्ट्री गेट है। तो फैक्ट्री गेट ऑलरेडी हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डिस्कस कर लिया है कि जब हम अनस्किल्ड लेबर्स की जब कंपनी की जरूरत होती है जैसे स्वीपर, प्यून और वॉचमैन, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने गेट पे ही पोस्टर चिपका देती है। तो इस तरीके के रिक्रूटमेंट को हम लोग जो है फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट होता है, मतलब टाइप्स इसके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। देखिए, तो जब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है आपका फ्रेश टैलेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है जब कंपनी जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे जाएगी तो कंपनी पुराने एम्प्लॉयज़ पे तो फोकस करेगी नहीं। कंपनी में जो भी आएंगे वो बाहर के लोग आएंगे, तो यहाँ पे कंपनी को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कंपनी को मिल जाएगा फ्रेश टैलेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ कंपनी को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, कंपनी को यहाँ पे मिल जाएगी वाइडर चॉइस। ठीक है, जैसे ट्रांसफर और प्रमोशन या फिर इंटरनल में जब हम देख रहे थे तो इंटरनल में कंपनी के पास लिमिटेड चॉइस थी, जो उसके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वही जो है कंपनी के पास चॉइस है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास तमाम चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाइडर चॉइस विद द कंपनी इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज क्वालिफाइड पर्सनल। ठीक है, क्वालिफाइड पर्सनल में समझिए बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट द क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन। ठीक है, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन मतलब कि जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको जो क्वालिफिकेशन जिस एक पर्टिकुलर पर्सन में चाहिए वो कंपनी के अंदर पुराने एम्प्लॉयज़ में मौजूद नहीं है, तो हमको जो है क्वालिफाइड पर्सन मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं किसी मैनेजर पोस्ट के लिए किसी को खोज रहा हूँ, अगर मेरी कंपनी का मैनेजर जो है वो रिटायर हो गया है या फिर उसने कंपनी छोड़ दी है, रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अगर मुझे एक मैनेजर पोस्ट का बंदा चाहिए तो मैं पहले चेक करूँगा क्या मेरी कंपनी में पुराना कोई है ऐसा। तो अगर मैं पाऊँगा कि नहीं मेरी कंपनी में ऐसा कोई नहीं है, तो मुझे बाहर जो है ईजिली ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने MBA कर रखा है, जिन्होंने मैनेजमेंट की स्टडी कर रखी है और जो ईजिली मैनेज कर सकते हैं।
फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। जरूरी देखिए, अब ये चीज़ तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है ज़्यादा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम आज भी देख पा रहे हैं कि आज भी बैंकों में जो थोड़े से कम यंग लोग हैं, थोड़े से कम यंग लोग मतलब कि जिनकी एज अबव 40 है, तो वो कंप्यूटर वगैरह पे जब वो वर्क करते हैं तो उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सनस हु आर बिलो 30 एज, ठीक है। जिन लोगों की एज 30 ईयर्स से कम है उनकी टाइपिंग स्पीड वगैरह या फिर उनका जो वर्किंग है कंप्यूटर पे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सनस who are old or whom you can say that who have not worked with these kind of things or with these kind of gadgets, ठीक है। तो हमको बाहर के लोगों में जो है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट है कम्पिटिटिव स्पिरिट। कम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब कि जब जो है कंपनी के लोगों को, मतलब जब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता है कि भाई अगर हमने अच्छा वर्क नहीं किया, हमने जो है अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो कंपनी में अगर जॉब पोजीशन खाली होगी तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी हमें जो है मतलब हमारा ना प्रमोशन करेगी ना ट्रांसफर, बल्कि कंपनी बाहर से उठा के बंदों को जो है लेते आएगी। तो इस चीज़ का डर एम्प्लॉयज़ को हमेशा रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि नया एम्प्लॉई आएगा तो नए एम्प्लॉई जो होंगे तो वो कहीं ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। बहुत सी कंपनियों में ये पाया गया है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ओल्ड एम्प्लॉयज़ और न्यू एम्प्लॉयज़ में जो है एक कम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाई देती है, जो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी होती है, बेनिफिशियल मानी जाती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने डिसएडवांटेजेस पे। I hope so that these points are clear in advantage. So now moving forward with disadvantage. तो देखिए भाई, सबसे पहला चीज़ तो यही है कि जब आप एक्सटर्नल से जाएंगे तो ये आपका कॉस्टली पड़ जाएगा। ये आपका कॉस्टली मेथड पड़ जाएगा। कॉस्टली मेथड मतलब जैसे कि आप वेब पब्लिशिंग कराने जाएंगे, एडवर्टाइजिंग कराने जाएंगे, टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग कराएंगे, ठीक है। प्लेसमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, ये सभी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेंगे, तो यहाँ पे ये जो है आपका मेथड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ हमारी चाहिए, क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग ओल्ड एम्प्लॉयज, क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग ओल्ड एम्प्लॉयज, अमंग ओल्ड एम्प्लॉयज, ठीक है। जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है कंपनी के इस बिहेवियर से हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे कि कंपनी ने उनको आगे का मौका नहीं देके बाहर से टैलेंट उठा के लाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इससे जो है जो कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे वो थोड़े से डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तीसरा, लेंथी प्रोसेस, What is the spelling of lengthy? What is the spelling of lengthy? I'm forgetting it. Okay, L-E-N-G-H-T-Y. Okay, lengthy. Lengthy की स्पेलिंग सही है? G-T-H-Y. Sorry, G-T-H-Y. कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग जो है वो माइंड में होती है लेकिन वो आपके टंग पे नहीं आ पाती, ओके। ये आपके साथ नहीं, ये लगभग सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। जैसे कमीशन की स्पेलिंग, कमिश्नर की स्पेलिंग, तो ये कुछ स्पेल्स हैं कि जहाँ पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि लेंदी था, टी पहले होगा, टी एच के पहले होगा या एच के बाद टी होगा, ठीक है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं लेंदी प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस माना गया है। लेंदी प्रोसेस इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है। कंपनी को हायर करना है, फिर कंपनी को उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है, ट्रेन करना है, तो इसमें जो है बहुत समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप एक और मान सकते हैं कि टर्नओवर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, हमने इंटरनल के एडवांटेज में पढ़ा था लेस चांस ऑफ टर्नओवर, तो यहाँ भी इंक्रीज चांस ऑफ टर्नओवर, इंक्रीज चांसेस ऑफ टर्नओवर। मतलब क्या है कि भैया चांसेस हैं जो टर्नओवर के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे अब मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।